हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पिछली बार आपने देखा कि रवनीत सबसे ज्यादा बोल रहा था। वंश के लिए ये माहौल बहुत नया था और वो सभी को देखकर खुश हो रहा था। पम्मी ने गीत को गुरदीप की हेल्प करने के लिए आगे जाने को कहा और मैंडी ने वंश को देखा और अपनी माँ से उसके बारे में पूछा। नवदीप ने बताया कि वो तेगवंश राणा है। मैंडी ने वंश को इंस्टाग्राम पर सर्च किया और उसे पता चला कि वो बाइक रेसर है। वो वंश से मिलने के लिए आगे बढ़ी। फिर वंश रवनीत और जस के साथ आगे बढ़ गया। मैंडी ने वंश को बताया कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और रवनीत ने मजाक किया। जस को पता चला कि वंश उसके बॉस का बेटा है। गीत ने वंश को लड़कियों से घिरा हुआ देखा और उसे गुस्सा आया। अब आगे। मॉम, आती हूँ मैं। मैंडी अपनी मॉम को वंश के बारे में बताने लगी। मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत फेमस रेसर हैं। तभी गीत की नज़र दूर से वंश पर जाती है, जो लड़की और लड़कियों से घिरा हुआ बैठा था। मैंडी को वंश के पास बैठना गीत को बहुत गुस्सा दिला गया। आपको बाइक रेसिंग ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैंडी फिर उसी टॉपिक पर बात कर रही थी। वंश उसकी बात पर मुस्कुराया। तभी रवनीत की नज़र गीत पर गई, जो थोड़ी दूर लड़कियों के साथ बैठी हुई उनकी तरफ देख रही थी, मगर उसका गुस्सा उसकी आंखों में दिख रहा था। मुझे लगता है मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है, रवनीत ने वंश की तरफ देखते हुए कहा। वंश ने रवनीत की तरफ देखा और आंखों के इशारे से पूछा। रवनीत ने गीत की तरफ देखा। वंश ने गीत को देख लिया। मुझे लगता है आप दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे रवनीत, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई तेगवंश जी से? मैंडी ने पूछा। वही हमारे घर पर शादी में लेडी संगीत की रात को, रवनीत ने कहा। अच्छा, आप लेडी संगीत पर भी आए थे? हम लोग नहीं आ सके। तुम लोग तो हल्दी पर भी नहीं आए, रवनीत ने उससे कहा। दादाजी आए थे, उन्हें गीत से मिलना था, तो वो अकेले ही चले आए। मुझे वैसे भी पिंड आना बिल्कुल पसंद नहीं, मैंडी ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे गांव में होना तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। मुझे गांव बहुत अच्छे लगे, उनकी बात के बीच में वंश ने कहा। गीत को भी गांव पसंद है। वंश ने गीत का नाम लिया। वो उसे भी देख रहा था और उसे गीत के गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था। तो आप गीत को जानते हैं, मैंडी ने कहा। उसकी बात पर रवनीत के मुंह में जो जूस था वो सारा बाहर आ गया। क्या करते हो तुम? जस उस पर गुस्सा हुआ। मैंडी, तुम सचमुच कॉमेडी कर रही हो, रवनीत ने कहा। क्यों, कॉमेडी वाली कौन सी बात है? अब जरूरी तो नहीं हर किसी को गीत जानती हो। जी हाँ, मैं गीत को जानता हूँ, वंश ने मुस्कुरा कर कहा। तभी वहाँ पर वेटर ड्रिंक लेकर आ गया। आप ड्रिंक नहीं लेंगे? वहाँ पर जो सभी बॉयज बैठे थे वो ड्रिंक उठाने लगे, मगर वंश ने नहीं लिया। नहीं, मुझे ड्राइविंग करते हुए शिमला जाना है, तो मुश्किल हो जाएगा। शिमला किस लिए? आप हमारे साथ वापस नहीं आ रहे? मेरा और गीत का प्लान है, हम लोग 2-3 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं। गीत आपके साथ जाएगी? मैंडी ने हैरानी से पूछा। हाँ, वंश ने कहा। तब तक गीत उठकर उन लोगों के पास पहुंच चुकी थी। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हों तो फोन देख लीजिए, डैड का फोन आ रहा है, गीत ने थोड़ा गुस्से से कहा। वंश अपना फोन देखने लगा। उसने ब्लेजर की जेब से फोन निकाला। वो साइलेंट पर था। उसके डैड के कई मिस्ड कॉल थे। वंश से बात करने के बाद गीत वापस जाने लगी। आ जाओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो, वंश ने उसे कहा। गीत ने बैठने के लिए इधर उधर देखा, मगर उसे कोई जगह नजर नहीं आई। तभी रवनीत, जो वंश के साथ बैठा था, उसने कहा, तुम इधर आ जाओ। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। गीत जाकर वंश के पास बैठ गई। वंश ने अपने डैड को फोन मिलाने की कोशिश की, मगर उनका फोन नहीं मिला। डैड क्या कह रहे थे? वंश ने कहा। वो आपसे बात करना चाहते थे। मैंडी गीत और वंश की तरफ हैरानी से देख रही थी। हम लोग शिमला के लिए कब तक निकलेंगे? वंश ने टाइम देखते हुए कहा। बस एक बार शगुन हो जाए फिर निकलते हैं। आप लोगों का जो शिमला का क्या प्रोग्राम है? जस ने कहा। एक्चुअली हम लोग 2-3 दिन शिमला रुकने वाले हैं, तो उसके बाद वापस जाएंगे, गीत कहने लगी। तभी गीत के फोन पर अविनाश का फोन आने लगा। गीत ने नंबर देखते हुए कहा, अविनाश मुझे क्यों फोन कर रहा है? उठा लो गीत, वंश ने कहा। हाँ अविनाश भैया, गीत ने कहा। मुझे आपसे बात करनी थी। आप अकेली हो? वंश तो नहीं है जहाँ पर? नहीं, मैं अकेली हूँ। फोन लेकर गीत साइड पर हो गई। वंश की मॉम को अटैक आया है, वो बहुत सीरियस है। आप लोगों को आना होगा। मैं वंश से कहने वाला हूँ कि वो बीमार है, आप उसे किसी बहाने से लेकर आ जाओ, उसने गीत को समझाया। शायद डैड भी यही बात करना चाहते थे। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। गीत उन लोगों के पास वापस चली गई। क्या हुआ?
हमें वापस जाना होगा, मॉम थोड़ी बीमार है, अविनाश ने कहा है। डैड भी यही कहना चाहते होंगे कि हम लोग वापस आ जाएं। उन्होंने डैड का फोन नहीं उठाया था, इसलिए उन्होंने अविनाश से कह दिया, मैं अभी चंडीगढ़ ऑफिस में फोन करता हूँ, हमारी फ्लाइट की बुकिंग करा देंगे, मैं अभी करता हूँ सभी इंतजाम। जस जो पास बैठा था उसने कहा, ठीक है। जस वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आज रात की बुकिंग की फ्लाइट की। ठीक है। वंश ने टाइम देखा, हमें चंडीगढ़ के लिए निकलना होगा, हम लोग पूरी फैमिली से मिलकर अभी चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं, गीत ने कहा। वैसे गीत, अगर तुम चाहो तो रुक जाओ, शादी के बाद आ जाना। वो दोनों वहाँ से उठ खड़े हुए थे। यही तो टाइम है मॉम का दिल जीतने का, अगर वो बीमार है तो मुझे उनके पास होना चाहिए। और दिल जीत कर क्या करोगी, वंश ने कहा। उनके बेटे के दिल पर परमानेंट कब्जा करना है। वंश को इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी मॉम कितनी सीरियस है और क्या वो सचमुच उनको अटैक हुआ था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मॉम आती हूँ मैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि मैंडी अपनी मॉम को वंश के बारे में बताने लगी और तभी गीत ने वंश को लड़कियों से घिरा हुआ देखा, जिससे उसे गुस्सा आया। मैंडी और वंश की बातें जारी रहीं। फिर रवनीत ने गीत के गुस्से को भांपा। मैंडी ने वंश और रवनीत की दोस्ती के बारे में पूछा। वंश ने बताया कि उसे गांव पसंद है और वो गीत को जानता है। मैंडी की बातों पर रवनीत ने अजीब प्रतिक्रिया दी। वंश ने बताया कि वो और गीत शिमला जा रहे हैं। गीत ने वंश को उसके पिता का फोन आने की बात बताई, जिसमें वंश की मॉम के बीमार होने की खबर थी। गीत ने वंश को बताया कि उन्हें वापस जाना होगा। आपके साथ ही जाऊंगी। वो दोनों वहां से उठ खड़े हुए थे। यही तो टाइम है मॉम का दिल जीतने का। अगर वो बीमार हैं तो मुझे उनके पास होना चाहिए। और दिल जीतकर क्या करोगी, वंश ने कहा। उनके बेटे के दिल पर परमानेंट कब्जा करना है। वंश को इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी मॉम कितनी सीरियस हैं। वो रात को काफी लेट मुंबई पहुंचे। वंश की गाड़ी पहले ही उन्हें लेने पहुंच चुकी थी। वो दोनों वहां से सीधा हॉस्पिटल गए। रात को उस वक्त नीता के पास कोई भी नहीं था। उसका ऑपरेशन हो चुका था, मगर हालात अभी भी सीरियस बनी हुई थीं। रात को वो दोनों नीता के रूम में पहुंचे। वहां पर रात को नर्स थी। उसके पास राजवीर, जिसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चला गया था। सोना इस हालत में नहीं थी कि रात को नीता के पास रुक सके। सिया वहां पर आई तो जरूर थी, मगर वो इन 2 दिनों में 10 मिनट से ज्यादा वहां नहीं रही थी। उसे वो कहती थी कि उसे अस्पताल से नफरत है। मॉम तो सो रही है, वंश ने धीरे से कहा। नर्स जो वहां पर थी वो अपनी चेयर पर सो रही थी। उसकी आंख खुल गई। मॉम कैसी है, वंश ने उससे पूछा। अब मैडम ठीक है, मगर खतरे से बाहर नहीं है, नर्स ने कहा। इस टाइम दवाइयों का नशा होगा। मॉम को सोने देते हैं। वंश आप घर चले जाओ। मैं हूँ माम, घर भी देखना जरूरी है। सोना की हालत आपको पता है, आपको उसे भी देखना है, फिर डैड को भी आपकी जरूरत है। सुबह आ जाए, मैं यहीं पर हूँ। गीत ने वंश को घर भेज दिया था और वो खुद वहीं हॉस्पिटल में रुक गई थी। आधी रात के बाद दवाइयाँ का नशा कम हुआ और नीता की आंख खुली। उसने देखा वहां पर नर्स नहीं, गीत थी। गीत वहां चेयर पर बैठे बैठे सो रही थी। उसे अच्छा लगा था कि कोई उसके पास था। उसे देखने के बाद वो दोबारा सो गई थी। जैसे ही सुबह नीता की आंख खुली, गीत उठ चुकी थी। गीत को अभी भी डर था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। गीत ने धीरे से नीता के हाथ पर हाथ रखा। मामा, आप ठीक हैं? नीता को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि वो उसे आंटी कहती थी। नीता ने पलके झपकाकर जवाब दिया। कोई इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब वो बीमार होता है तो उसे अपनों की जरूरत महसूस होती है। गीत भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। नीता आंखें बंद करके फिर रेस्ट करने लगी थी। तब तक वंश भी आ गया। वो गीत के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और सोना भी उसके साथ थी। वो तीनों काफी देर वहां बैठे रहे। सोना थोड़ी परेशान थी। तुम क्यों परेशान होती हो सोना? मॉम ठीक है, गीतों ने सोना से कहा। देख लेना, बहुत जल्दी हम लोग घर आ जाएंगे। वंश, आप थोड़ी देर के लिए जहाँ रुको, मैं सोना के साथ एक बार घर जाती हूँ। घर पर देखने के बाद मैं आऊंगी, फिर आप ऑफिस चले जाएं। गीत वंश को वहाँ छोड़ती हुई सोना के साथ घर आ गई थी। उसने सोना को बहुत अच्छे से संभाला। सोने के साथ उसकी शुरू से ही अच्छी दोस्ती थी। 2 घंटे के बाद वो वापस आ गई थी और उसने वंश को वहां से जाने के लिए कह दिया था। साथ ही कहा था कि शाम को आते हुए सोना को साथ ले आएं। पूरा 1 हफ्ता नीता की हालत ज्यादा सीरियस थी। गीत का एक पैर घर था तो दूसरा हॉस्पिटल। उसने घर, हॉस्पिटल में नीता, सोना, राजवीर और वंश सभी को अच्छे से संभाल लिया था।
एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ था जब नीता को अकेला छोड़ा हो। रात को हमेशा उसके पास गीत रही, दिन को शाम को वंश वहां रुकता, दोपहर को राजवीर और सोना वहां आ जाते। उस वक्त गीत घर चली जाती। सिया आई तो जरूर थी। जब वंश और गीत दोनों का करीब होना उसकी समझ में आने लगा था, वो सब कुछ छोड़कर विदेश चली गई। 15 दिन के बाद नीता घर आ गई। उसके बाद नीता को बेहद देखभाल की जरूरत थी। उसके लिए चाहे नर्स रखी गई थी, मगर गीत ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी इस जिम्मेदारी को देखकर वंश और राजवीर दोनों ही निश्चिंत थे। नीता की बीमारी की बात सुनकर गीत के दादाजी और उसके बड़े दादाजी की फैमिली सभी आए थे। रवनीत ने तो 1-2 दिन रुका भी था। उन सब के आने से नीता को गीत की बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल गया था। सिया भी वही सब देखने के बाद वहां से विदेश गई थी। साथ में ही नीता को पता चल गया था कि गीत ने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खुद ठुकराई थी। उसे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। संडे का दिन था। वंश और राजवीर दोनों ही घर थे। सभी लॉन में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। अब नीता भी थोड़ा थोड़ा बाहर बैठने लगी थी। गीत लक्ष्मी के साथ चाय लेकर बाहर आती है। अब बताओ नीता, मेरा फैसला कितना गलत था और कितना सही? राजवीर ने नीता की तरफ देखा और साथ ही वंश की तरफ। उस टाइम तुम दोनों माँ बेटा मेरे कितने खिलाफ थे। क्या सचमुच इस घर को और इस घर के लोगों को गीत की जरूरत नहीं थी? पिछले दिनों में अगर गीत नहीं होती तो हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होता। गीत ने कैसे सब कुछ संभाला है। इसकी वजह से तुम्हारा नालायक बेटा भी पूरा बिजनेस संभालने लगा है। इन पिछले दिनों में वंश ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। गीत को राजवीर का इस तरह कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी लाइफ पटरी पर आने लगी थी। उसे लगा इस बात से नीका और वंश किसी को बुरा ना लगे। मैं बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ। मुझे समझना चाहिए था मेरे डैड मुझे कितना प्यार करते हैं, तो मुझे उनकी बात चुपचाप मान लेनी चाहिए थी। वंश ने आराम से चाय का कप उठाते हुए गीत की तरफ देखा। वंश की आंखों में जीत के लिए प्यार ही प्यार था। तुम उल्लू के पट्टे नहीं उल्लू हो, क्योंकि ऐसे तो अगर तुम उल्लू हो, नहीं तो मैं उल्लू हो जाऊंगा, राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। नीता की आंख से पानी आ गया। गीत को घबराहट हुई। उसे डर था कि मॉम को कहीं इस बात से बुरा न लगे। मेरी ही गलती थी राजवीर, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचती थी। सच में गीत के होते मुझे वंश न आपकी किसी की फिक्र नहीं। इसने तो सोने को भी बहुत अच्छे से संभाला है। मैंने भी सोने की कभी परवाह नहीं की थी। अब छोड़िए इन बातों को, क्या बातें लेकर बैठ गए। मुझे भी तो फैमिली मिली है, मुझे भी तो जरूरत थी, गीत ने कहा। और हाँ, मेरी सोना के लिए भी बात हो चुकी है। 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट है। मैंने डॉक्टर सोना की रिपोर्ट्स भेजी थी। उस डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं। जो लोग व्हीलचेयर पर थे वो चलने फिरने के काबिल हो गए। 15 दिनों के बाद मैं और गीत सोना को लेकर विदेश जा रहे हैं। उन दिनों में आपको पूरा बिजनेस देखना पड़ेगा, वंश ने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, जब तुम दोनों सोना को लेकर वापस आ जाओगे। मैं और नीता फिर एक लंबी छुट्टियों पर जाएंगे। हमें भी तो रेस्ट की जरूरत है, राजवीर ने कहा। सही बात है राजवीर, हम दोनों चलेंगे, नीता कहने लगी। वंश ने मुस्कुराकर गीत की तरफ देखा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि गीत मेरी भाभी है, सोना भी कहने लगी। अब सिर्फ मेरी 2 इच्छाएं बाकी हैं, राजवीर कहने लगा। बताइए डैड, क्या इच्छा है डैड? आपकी हर इच्छा अभी पूरी कर देते हैं, वंश ने कहा। एक तो सोना के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, और दूसरा हमें अब दादा दादी भी बना दो। अब तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलना है, राजवीर ने हंसकर कहा। अपने डैड की बात पर वंश ने गीत की तरफ शरारत से देखा। ये दोनों इच्छाएं तो बहुत छोटी हैं डैड। सोना का ऑपरेशन हो जाए, फिर इसके बाद इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। और रही बात आपके दादा बनने की, तो बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी कर देंगे। वंश की बात पर गीत ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ देख रहा था। गीत ने शर्मा कर दूसरी साइड चेहरा कर लिया। इसी समय राजवीर के फोन पर वर्षा का कॉल आता है। भाई साहब मुबारक हो, अंबर ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, वर्षा ने खुश होकर कहा। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर खुशी छा गई। ठीक है, हम लोग आज शाम को उसे देखने के लिए आ रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फोन काटने से पहले वर्षा ने नीता भाभी की तबीयत पूछी और कहा, भाभी अब आप कैसी हैं? नीति ने तुरंत कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। तब वर्षा ने अनीता को खबर दी, अंबर को प्यारी सी बेटी हुई है। इस पर नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तो कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं आ सकूं, मगर बाकी फैमिली जरूर हॉस्पिटल आएगी। शाम को सनीता को घर पर छोड़कर वर्षा, राजवीर, वंश और गीत अंबर और उसकी बच्ची को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे।
जैसे ही वे कमरे में गए, उन्होंने देखा कि वेदांत गोद में प्यारी सी बच्ची को लिए बैठा है और अंबर बेड पर लेटी हुई है। वर्षा, ब्रिजेश, बीनू और अंबर के मम्मी पापा सब वहीं मौजूद थे। नन्ही सी बच्ची को देखकर सबके चेहरे पर खुशी खेल उठी। उसे देखकर गीत ने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। तभी वंश ने शरारत से कहा, मुझे दो, मुझे भी गोद में लेना है। जितने ने हंसते हुए बच्ची को वंश की गोद में दे दिया। तभी वेदांत ने नाराजगी सी जताई, अगर खेलना है तो अपने बच्चे पैदा करो, मुझे मेरी बेटी वापस दो, मुझे अपनी बेटी से खेलना है। वंश ने मुस्कुराते हुए बच्ची को सीने से लगाया और कहा, कोई बात नहीं भाई, हम अपने बच्चे भी पैदा कर लेंगे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी बेटी को साथ थोड़ी ले जा रहा हूँ। ये सुनकर सब हंस पड़े। वेदांत ने छेड़ते हुए कहा, वैसे भाई मैं देख रहा हूँ, अब ये वंश तो पहले वाला वंश नहीं रहा। शादी वाले दिन जो चेहरा था वैसा तो अब बिल्कुल नहीं है। राजवीर हंसते हुए बोला, सही कहा, अब मैंने भी लड़की ऐसी चुनी है जो सबके दिलों पर राज कर रही है। हाँ बिल्कुल, हमारी बहू बहुत अच्छी है, ब्रिजेश ने अंबर और गीत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, आखिरकार पूरा परिवार इसी पर निर्भर करता है कि हमारे घर में आने वाली बहू कैसी है, और हम सच में खुशनसीब हैं कि आज पूरा परिवार हमारे साथ है। कमरा खुशियों और हंसी से गूंज उठा। समाप्त।